सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और क्या हाल है मंजरी जी? बस बिल्कुल ठीक है, एकदम मस्त हाल है। वो तो आपको देखकर ही लग रहा है जी। और जब आपको देख लेते हैं तो ऑलरेडी ऐसी मस्त हो जाता है। सही बात है, जब हम एक दूसरे को देख लेते हैं तो मन जो है मस्त मस्त हो जाता है। बिल्कुल। और सखी सहेली के मंच पर हम लोग एक साथ कहीं ना कहीं की सैर भी कर लेते हैं, सफर में भी कैसे चले जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, मन के पंख लगा लेते हैं और पता नहीं कौन से आकाश की उड़ान भर लेते हैं और उसके बाद कहाँ कहाँ घुमाते हैं। लेकिन मंजरी आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं अब तो, कुछ बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, किसी के एग्जाम खत्म हो गए, किसी का रिजल्ट भी आ गया है। तो सब घूमने का मन तो होने लगेगा। बच्चे तो अभी से प्लान बनाने लग गए कि कहाँ जाना है, किधर जाना है। तो बस सोचना पड़ता है कि भाई ऐसी जगह जाएं जहाँ की खूबसूरती हमें भाए और वहाँ की खूबसूरती की सुरक्षा पर भी हम स्वच्छता पर भी ध्यान दें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हम किसी पब्लिक स्पेस पर जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं और वहाँ की ठंडी हवाओं का और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा छोड़ आते हैं जो राष्ट्रीय हित में नहीं होता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दीवारों पे नाम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, कहीं पेड़ों पे खोद करके उनका नाम लिख देंगे। तो ये सब चीजें हम नहीं करते हैं लेकिन नहीं करना चाहिए। और कहीं पर जाकर हम जो है खाने के बाद जो टुकड़े हैं चीजों के, वो बची हुई चीजें हैं वो फेंक आते हैं और ऐसी बहुत सारे काम हम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। गंगा नदी के तट पर जब हम जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, हमें पता है, इसलिए खुद का आकलन करना बहुत जरूरी है कि छुट्टियों का आनंद लीजिए और अच्छी जगहों पर जाइए, लेकिन जो राष्ट्रीय संपदा है, जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उनका नुकसान नहीं करें। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं कि बातें हल्की फुल्की में भाई बात होगी बचपन की आइसक्रीम और कुल्फी की यादें। तो हमारे साथी लोग सभी लोग अपने कमेंट्स लिखकर भेज रहे हैं, अपनी यादों को ताजा करें। और मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करने वाले हैं जितनी चादर उतने पैर फैलाना। तो आप सब अपनी राय हमें लिखकर भेजे संदेश के माध्यम से। और सखी विशेष है तो आज हम बात करेंगे जसवंती बेन जमुना दास पोपट जी के बारे में और पीढ़ियों में अंतर यानी जनरेशन गैप जो होता है उसके बारे में हम अवश्य चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी उसके पहले एक गीत सुन लेते हैं और चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही एक और खास बात है जी, वो खास बात मैंने आपके लिए रखी कि आप बताइए। आप बताइए ना किससे बातचीत करने वाले हैं आप? आज जानी मानी साहित्यकार ममता कालिया जी से बातचीत करेंगी ममता सिंह जी। तो उनकी एक बहुत ही प्यारी सी वार्ता जो है हम सुनवाएंगे। ममता कालिया जी से ही ममता सिंह ही बात करने वाली है, दोनों ममताएं हैं। जी जी, तो बहुत अच्छी रोचक बातचीत हम सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुन लेते हैं। अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी हैं ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें।
तुम होंगे जहाँ जहाँ, प्यार भी होगा वहाँ वहाँ। कहती है दिल की धड़कन, हम जवां तुम जवां। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। जब तक राह दिखाने वाली तेरी शौक नजर है, मेरे साथी मेरे हमदम, प्यारा प्यारा ये सफर है। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। वादी वादी गुलशन गुलशन, रंग तेरे रुखसारों का, तेरे ही नगमे गाए बूटा बूटा गुलजारों का। वादी वादी गुलशन गुलशन, रंग तेरे रुखसारों का, तेरे ही नगमे गाए बूटा बूटा गुलजारों का। ये अलबेली प्यार की राहें, ये जाने पहचाने रस्ते, कल भी थे ये निखरे निखरे, आज भी है ये हंसते हंसते। ये अलबेली प्यार की राहें। हाँ तो मंजरी, गाना तो बड़ा सुंदर सुनवाया आपने। ये अलबेली प्यार की राहें। और जिंदगी में अगर प्यार है तो फिर कहते हैं कि परिवार में मतभेद कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं होते हैं, और बहुत समय बहुत अच्छा सा बीत जाता है। आपको पता है पुराने जमाने में जब परिवार एकल परिवार होते थे और बहुत सारे लोग मिलकर आपस में रहते थे, उनके बीच में कभी मतभेद नहीं होते थे। बिल्कुल, और आपसी प्रेम और सौहार्द उनके बीच हमेशा रहता था। बिल्कुल, और देखा जाए ना कि पीढ़ियों में अंतर क्यों आया है, क्योंकि समय जो है परिवर्तनशील है, और समय के साथ साथ जीवन शैली, सोच और मूल्यों में परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है मंदाकिनी जी। और एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बदलाव को अपने नजरिए से देखती है। पहले आज के समय की सुख सुविधाएं नहीं थी, लोगों का श्रम प्रधान सादा जीवन और खान पान रहन सहन मतलब एकदम सादा था। बिल्कुल, और कम वो लोग जो थे थोड़ा में भी सुखी रहते थे, कम में भी सुखी थे, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं सीमित थी और इच्छाएं जो थी कम होती थी। दाल रोटी मिल गई, खा लिया, गुड़ पानी पी लिया, गर्मी में सत्तू घोल कर पी लिया, हाथ का पंखा कर लिया, पेड़ के नीचे सो गए, छत पे
पानी छिड़का और चांदनी चिटकी छत पर तारे देखते देखते बातें करते करते सो गए। यानी उस समय जो था बहुत ही सादा सा जीवन था, लेकिन बहुत अच्छा था। बिल्कुल, आपने वो बचपन याद दिला दिया है मंजरी, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही होता था कि लाइट नहीं होती थी तो पंखा झल लिया जाता था और इस तरह से रात को छतों पर ठंडे जो गद्दे होते थे उस पर हम सो जाते थे और बादलों को आते जाते देखते थे, जुगनुओं की चमक देखकर तारों को पढ़ने लगते थे, उनको गिनने लगते थे और हम सो जाए करते थे। बिल्कुल, तो वो समय अलग ही था। हाँ। और उस समय देखिए मंदाकिनी जी, लोगों के पास एक दूसरे के पास बैठने का वक्त होता था। हाँ। मोहल्ले टोले आसपास के पड़ोसियों की खबर लिया करते थे, एक दूसरे का सुख दुख हंसी खुशी मिलकर बांटते थे, त्योहारों उत्सवों में भी हाथ बटाते थे। हाँ। समस्याएं भी पल में हल हो जाती थी। हाँ बिल्कुल, और वहीं आज की पीढ़ियों में ये सभी जो जरूरतें हैं, इच्छाएं जो है वो बढ़ चढ़ कर आ गई है ना मंजरी। ऐसा है कि जो सादा भोजन जो था अब हमें अच्छा नहीं लगता है, सादा रहन सहन हमें अच्छा नहीं लगता है, कमरे में हमारे कूलर और एसी लगा होना चाहिए, कहीं बाहर जब हम जाते हैं तो स्टाइलिश कपड़े होने चाहिए, बाइक कार, हाथों में मोबाइल, महंगी घड़ी, और किसी भी तरह की बंदिश नहीं होनी चाहिए। कोई हमें टोक दे माता पिता तो आजकल बच्चों को बुरा लग जाता है कि हमें टोका टाकी पसंद नहीं है। जब चाह हम जाएंगे, जब चाह हम आएंगे, क्लब हो, पार्टी है, कोई भी ट्रिप हो, दोस्तों की टोली हो, हमें जाना है तो जाना है। इस तरह की बातें आज बच्चे करने लगे। बिल्कुल, क्योंकि ये अंतर हो गया है आजकल। हाँ। और परिवार संग बैठना, रिश्तों को निभाना और सबके लिए समय नहीं है, आपसी बातचीत कम होती जा रही है आजकल, हम देख रहे हैं। और यहाँ तक आदर मान सम्मान या किसी को नमस्ते कहना भी उन्हें बोझ लगता है। पैर छूना तो बहुत दूर की बात है मंदाकिनी जी, है ना। बिल्कुल। और किसके सामने क्या बोलना है क्या नहीं ये भी नहीं सोचते, सबको लाइटली ही लेते। हाँ। कह दिया तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे आजकल की भाषा हो गई। और यही पीढ़ियों का अंतर देखने को हमें अक्सर मिलता है। और पहले की जो पीढ़ी थी वो तकनीकी जानकारियों का उनमें अभाव था, क्योंकि इतनी सारी चीजें नहीं थी। सादा जीवन था, तकनीक थी कहाँ जो हम उसके बारे में सोचते थे। बिल्कुल। और आज इंटरनेट की दुनिया में नई पीढ़ी की जो तकनीक से बहुत जुड़ गई है और कहीं ना कहीं वो घंटों नेट सर्चिंग वगैरह पे बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं, और आपसी जो उनमें बातें होती है वो बहुत ही कम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी अंतर को जो है हम जनरेशन गैप कहते हैं, यानी पीढ़ी अंतराल कहते हैं, जिसका जिक्र अक्सर हम करते हैं कि दो पीढ़ियों में अंतराल जो है बढ़ गया है। तो दो पीढ़ियों के बीच जो सोच है, व्यवहार है, मूल्य है, मान्यताएं हैं और जीवन शैली का फर्क जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक दूसरे की बातों को समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। बच्चे जो है वो आज के जमाने में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सोशल मीडिया की फास्ट फॉरवर्ड सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहीं माता पिता तो नहीं कम से कम, लेकिन बुजुर्ग अब भी जीवन को अपने अनुभवों और परंपराओं के आधार पर देखना पसंद करते हैं। तो ये टकराव कई बार भावनात्मक दूरी और झगड़ों को और रिश्तों में क्या करता है, दरार का एक कारण बन जाता है। और मंदाकिनी जी, आज बच्चे युवा जो है वो स्वतंत्र सोचते हैं, आजादी चाहते हैं, अपने फैसले खुद लेना चाहते हैं। माता पिता चाहते हैं कि बच्चे सरकारी नौकरी करे, बच्चे चाहते हैं स्टार्टअप या यूट्यूबर बने या आधुनिक करियर या प्राइवेट सेक्टर में जाए, क्योंकि वहां पर मेहनत के साथ पैसा भी अच्छा मिलता है। और वो कम उम्र में ही अपना घर गाड़ी सब ले लेते। और जो बच्चे ना वो डिजिटल दुनिया में रम गए हैं, गेम्स, चैटिंग, सोशल मीडिया पर स्वतंत्रता से जुड़े रहते हैं, जिससे समय भी बर्बाद होता है और पढ़ाई पर भी असर हमें देखने को मिलता है। लेकिन वे किताबी दुनिया से दूर होते जाए कहना चाहिए, और क्योंकि आजकल सब नेट पर ही पढ़ने को मिल जाता है। हमारे समय में तो सब हम लोग किताब से ही पढ़ा करते थे। बिल्कुल, किसी टॉपिक पर जब हमें काम करने को मिलता था, किसी पर हमें डिबेट बोलनी होती थी मंजरी, तो हम न जाने कितनी किताबें खोजते थे और माता पिता से, पड़ोसी अंकल से पूछने जाते थे किस विषय पर हमें कुछ लिखवा दीजिए। और माता पिता जो है आज की अगर हम बात करते हैं तो अपने संस्कारों में बच्चों को ढालना चाहते हैं कि अनुशासन सीखें बच्चे उन्हें समझे, लेकिन बच्चे आज समझना नहीं चाहते हैं। ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी बातें हैं जो पीढ़ियों के अंतराल को स्पष्ट करती हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा अंतराल लेते हैं मंजरी, और उसके बाद फिर लौटते हैं।
इस अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं अपनी सभी सखियों और सखाओं का। और सुनते हैं जानी मानी साहित्यकार ममता कालिया जी से बातचीत की है ममता सिंह जी ने, तो उनकी भेंट वार्ता हम सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हैं जानी मानी कथाकार, उपन्यासकार, गद्यकार ममता कालिया जी। ममता कालिया न केवल एक बड़ी साहित्यकार हैं बल्कि एक बेहद विनम्र और आत्मीय इंसान भी हैं। उनकी कहानियों और उपन्यासों की डोर पकड़ पकड़ कर पढ़ते पढ़ते हम सबका बचपन बड़ा हुआ है। उनकी कहानियों में हम एक सुंदर कथा संसार की सैर करते हैं। ममता कालिया की कहानियों में यथार्थ भाव भी मिलता है और फिक्शन भी मिलता है, कल्पनाशीलता भी मिलती है। उनकी कहानियों को पढ़ते हुए एक पीढ़ी कहानी लिखना सीखती है, बोलना सीखती है और ममता कालिया जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर बधाई स्वरूप हमने उनके घर पर टेलीफोन लगाया और उनसे एक रिकॉर्डिंग की। वो रिकॉर्डिंग पेश है आप सबके लिए। ममता दीदी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई पूरे विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोता परिवार की ओर से। क्या कहेंगी, इतने बड़े साहित्य सम्मान से आपको नवाजा गया साहित्य अकादमी से, तो आप अपनी खुशी का इजहार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बधाई के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि साहित्य अकादमी ने शायद बहुत वर्षों के बाद संस्मरण विधा को पुरस्कृत किया है जी। और संस्मरण विधा आज इतनी लोकप्रिय हो गई है कि वो कहानी को भी पराजित कर रही है, मात दे रही है। क्या बात है। और मैंने अपने शहर को, इलाहाबाद को बहुत शिद्दत से याद किया और उस पुस्तक को श्रेष्ठ माना गया। तो जीते जी इलाहाबाद लिखते हुए आपने इलाहाबाद को खुद कितना जिया, कुछ यादें साझा करेंगी श्रोताओं के साथ? अरे इलाहाबाद को तो मैं 2 साल तक जीती रही। ऐसा है कि मैं वहाँ 30 साल रही हूँ, उसके बाद दिल्ली आ गए। तो इतने वर्षों से इलाहाबाद, लेकिन मेरे मन के अंदर वो अभी भी जिंदा है और हरा भरा है। जी जी। तो मैंने देखा जाए तो उस अपनी जो दूरी है इलाहाबाद से, उस दूरी को पाटने की कोशिश की, इसलिए मैंने ये संस्मरण लिखा। जी जी, बहुत बढ़िया। और उस किताब से जुड़ी हुई कुछ बात बताना चाहेंगी, जो कोई ऐसा हिस्सा है जो बाकी लोग नहीं जानते उस किताब में मिले? दरअसल देखा जाए तो एक पूरी संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए है जी। वो एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि कल्चरली बहुत रिच टाउन है। जी जी। और जब पहली बार हम जाते हैं वहाँ तो उसकी सुस्ती और पत्ती देखकर लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे जब वहाँ कॉफी हाउस में जाते हैं, वहाँ की सड़कों पे घूमते हैं, वहाँ के नाटक देखते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी देखते हैं और वहाँ की हरियाली देखते हैं, जी जी, तब हमें लगता है कि इलाहाबाद तो बहुत जीवंत है। जी जी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ सबसे ज्यादा लेखक मिलेंगे आपको। बिल्कुल। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहाँ लेखक वाकई में बनते हैं। वो लेखकों की वर्कशॉप है, एक जी जी जी, कार्यशाला है जी। तो वहाँ आप सोचिए कि पढ़ते समय ही स्टूडेंट्स के जब होते हैं वो जो पढ़ते होते हैं तभी विद्यार्थी जो लिखना शुरू कर देते हैं। कोई ना कोई उन्हें टीचर ऐसा मिल जाता है जो कि पुस्तक प्रेमी होता है, साहित्य प्रेमी होता है, वो उनके अंदर बीज डाल देता है। जी तो जी इलाहाबाद एक्चुअल देखा जाए तो निर्माण का शहर है जी। वहाँ रहकर लोग बनते हैं। कोई अच्छा शिक्षक बन जाता है, कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करके अफसर बन जाता है, कोई पुलिस लाइन में चला जाता है और कोई लेखक बन जाता है। जी। तो हमने तो लेखक बनना चुना। वो ठीक है कि हम नौकरी भी करते थे साथ में, लेकिन हमारे लिए सर्वोपरि था लेखकों से बात करना और लेखन में लगे रहना। जी जी बिल्कुल। और इसमें अपने श्रोताओं को बता दें कि आपके पति रविंद्र कालिया जी जो खुद एक जाने माने साहित्यकार थे, तो रविंद्र जी कितना है इस किताब में, उनकी यादें कितनी शामिल हैं, बताइए। तो देखिए इसलिए रहे क्योंकि हम 2 लेखक एक साथ रहते थे। जी जी। तो जब 2 कलाकार और 2 कथाकार एक साथ रहेंगे तो बातचीत तो बहुत सी ऐसी होती थी जो कॉमन होती थी। जी। कॉफी हाउस में जाते थे या लोग भारतीय प्रकाशन में बैठते थे तो साथ साथ जाते थे। अच्छा, असहमत भी बहुत बार होते थे हम लोग। जी जी। क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है कि जो थीम मुझे अच्छी लगी है, कहते थे अरे तो कूड़ा है, इसमें कभी नहीं लिखूं। जी जी।
अच्छा, जो रवि को आंदोलित करती थी बातें, वो मुझे बिल्कुल ठंड छोड़ जाती थी। अच्छा। तो हमारी लेखन की पद्धति बिल्कुल अलग थी, सोचने की पद्धति अलग थी। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस सारे कॉन्ट्रास्ट के बावजूद हम लोग के अंदर प्रेम बहुत था। जी। और वो हमेशा होता है, जो कॉन्ट्रास्टिंग लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह से प्रेम कर सकते हैं, बावजूद इसके कि जो एक दूसरे के प्रोटोटाइप या फोटोस्टेट होते हैं। जी जी। कार्बन कॉपी बन गए तो आपके बीच में बातचीत क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। सही। रविंद्र जी के साथ जो आपकी सिमिट्री थी बड़ी प्यारी थी, और रविंद्र कालिया जी के साथ आखिरी समय तक आपने वो प्रेम भाव बनाए रखा, और उनकी ओर से भी। तो ये प्रेम के पौधे को हरा भरा रखने के लिए आपकी ओर से कितनी कोशिश करनी पड़ी? मेरा और अलग तरीका है। पूरे समय देखिए नौकरी करती थी, है ना, तो मेरा 10 से 4 बजे तक का टाइम तो कॉलेज में बीतता था। उस समय रवि लिख लेते थे जी घर में। हाँ। क्योंकि वो घर में प्रेस चलाते थे, प्रिंटिंग प्रेस, तो वो समय लिख लेते थे। और मैं थोड़ा सा कॉलेज में लिखती थी, और जो बच जाता था वो घर में आकर रात में 10 बजे के बाद लिखती थी। जी जी। तो हम लोगों को कोई टकराव नहीं होता था समय का। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगता। तो इलाहाबाद में ही ये संभव था कि मेरी आप खरामा लिखते रहिए, आपको कोई डिस्टर्ब करने आएगा ही नहीं इस तरह का। और जब मिलते थे हम लोग सब इकट्ठे होकर मिलते थे, घर में महफिल भी खूब लगती थी, खूब लेखक लोग आते थे, खूब बातें होती थी। अमरकांत जी, शेखर जोशी, अजित पुष्कर, अश्क जी जब तक थे, नरेश मेहता जी, सब हमारे घर आते थे। तो उन सबसे रगड़ लगती थी विचारों की, इतनी मौलिकता पैदा होती थी। आपको बताएं कि बहुत सी बातें मिलती थी। जीते जी इलाहाबाद देखा जाए तो निचोड़ है सारी कश्मकश और इस सारी कही था जो लगातार चलती थी। गर्म बहसें होती थी। अगर ज्ञान रंजन हमारे घर आ गए तो 2 दिन अपने ही घर नहीं जाते थे। उनकी पत्नी हमारे घर लैंडलाइन से फोन करके पूछती थी तो ज्ञान को देखा है क्या, 2 दिन से घर नहीं आया। तो हम बताते थे, वो तो हमारे घर में बैठे। तो ये सारी बातें थी। तो ये औपचारिकता जो है वो इलाहाबाद में कूट के भरी हुई है। तो ये जीते जी इलाहाबाद लिखने का आइडिया कहाँ से आया ममता दीदी? ये नाम तो इसी तरह है कि वो जब सारी किताब लिखी तब तक तो नाम था ही नहीं इसका। इसका नाम तो जब तक धर्म नहीं छप रहा था पत्रिका में, तो इसका नाम तो उन्होंने रखा था गुजरे जमानों का शहर। अच्छा। ये मुझे पसंद नहीं आया था ये नाम। ये कोई बात है, गुजरे जमाने का शहर क्या होता है? बिल्कुल, वो तो वर्तमान है। जब लिखते उन्होंने पूछा अंत में कि किताब का आखिर शीर्षक क्या होगा, तो मेरे मन में ये आया कि भाई एक शहर जो है मेरे लिए तो अभी जिंदा है। जी जी जी। और जब तक मैं हूँ तब तक मेरे लिए वो शहर है। जी जी। तो मैंने इसलिए सोचा जीते जी जगह हम जाके किसी कहते ना, तो जीते जी उससे मुलाकात हो जाए हमारी। जी जी। जीते जी एक किस्म का आशीष भी होता है। जी। प्रकाशक की क्या भूमिका रही है इस किताब में? ये राजकुमार प्रकाशन से प्रकाशित हुई है ये किताब जी, जीते जी इलाहाबाद। और उन्होंने देखिए इतना मेरे ऊपर विश्वास किया तो उन्होंने किताब में कोई फेर बदल नहीं किया। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि इसमें कोई चीज डालिए। बहुत सी बातें प्रकाशकों के बारे में लिखी हुई है उसमें। जी जी बिल्कुल। तो हमारे जीवन में लेखक, प्रकाशक, मुद्रक और साहित्यकार जी यही सब आते थे, है ना। और पाठक जी। कई बार पाठक आ जाते थे हमारे पास, आके रह जाते तो 2 से 4 दिन जी। तो अच्छा लगता था हम लोग को। जी जी। वैसे देखा जाए तो वहाँ पर सिनेमा जाना और टीवी देखना ये सब इतना लोकप्रिय नहीं था। जी। हमारे जीवन में लोगों से मिलना, बातचीत करना ये ज्यादा वहाँ पर माना जाता था। बिल्कुल। इस काम के लिए दिल्ली में तो कोई फुर्सत ही लोगों के पास जी कि आपके साथ बातें करें। जी जी। तो बड़ी खूबसूरत यादें इसमें संकलित हैं, और पूरा इलाहाबाद शहर है। जीते जी इलाहाबाद में मैंने भी पढ़ी ये किताब, बल्कि एक बार नहीं दोबारा भी पन्ने पलटे। तो कहीं से भी पढ़ो लगता है हम इलाहाबाद पहुंच गए हैं और इलाहाबाद को हम जी रहे हैं। वो चौखंडी की ईंटगंज, समोसे, चाट वहाँ की, लोकनाथ, भारतीय भवन, लाइब्रेरी, सिविल लाइंस का चौराहा, कॉफी हाउस, क्या कुछ नहीं है। पूरा शहर है, जीता हुआ शहर है। और हम सब, मुझे लगता है आपने कहा वो आपका भी शहर है जी। आपसे अगर ये सनद मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। ममता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद इस एक किताब में जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इसमें पूरा शहर जीवित है, पूरा इलाहाबाद जीवित है। हालांकि उसका नामकरण प्रयागराज हो गया है, लेकिन वो जो पुराने लोग हैं जो वहाँ पर रहे हैं उनके भीतर इलाहाबाद अपने
पुराने शहर के रूप में धड़कता है। उसमें क्या कुछ नहीं है। इलाहाबाद के एक एक गलियां हैं, एक एक चौराहे हैं, सिविल लाइंस का कॉफ़ी हाउस है, चौखंडी कीटगंज है, भारती भवन लाइब्रेरी है जो वहाँ की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है, और वो पुरानी दुकानें हैं, जमुना बैंक रोड है, और तमाम साहित्यकारों के नाम है, तमाम साहित्यकारों की चर्चा है। तो इस एक किताब में आपने पूरे शहर को उड़ेल दिया है, यूं की गागर में सागर। तो ममता दीदी, विविध भारती परिवार की ओर से आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नमस्कार। तो सखियों, अभी आप सुन रही थी हिंदी साहित्य की एक प्रमुख कथाकार, उपन्यासकार और कवयित्री ममता कालिया से ममता सिंह की ये महत्वपूर्ण बातचीत। और मंजरी, आपको बताऊं, ममता कालिया जी से मेरी मुलाकात हुई थी राजस्थान के शहर में, एक साहित्यिक सम्मेलन में मैं उनसे मिली थी और घंटों उनसे बातचीत की और पता चला कि वो एक बहुत ममतामयी माँ भी है, ममतामयी इंसान भी है, साहित्यकार तो वो है ही। बिल्कुल। उनकी कहानियां जिन्होंने भी पढ़ी है उनके बारे में तो हम क्या कहें, सही बात है ना। लेकिन उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ममतामयी और इंसानियत से भरा हुआ है। उनकी बातें सुन के पूरे उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है और बहुत ही अच्छी वार्ता थी, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए अब सुनते हैं गीत। कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया, ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। कोरा कोरा गोरा गोरा ये अंग तोरा है, पागल मोहे बना दिया। कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आंखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। बहुत ही मस्त गाना हम सुन रहे हैं, लेकिन इस बीच मंजरी हमें एक अंतराल लेना है, उसके बाद हम फिर से लौटते हैं। बिल्कुल।
इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, और देखिए हमारे साथियों ने संदेश लिखकर भेजे हैं। मंदाकिनी जी बताइए। पीढ़ियों में अंतर मतलब जनरेशन गैप, जो दो अलग अलग उम्र के समूह जैसे कि माता पिता और बच्चे के विचार, मूल्य, विश्वास और व्यवहार में अंतर होना है। और ये होना स्वाभाविक भी है क्योंकि ये बदलते समय तकनीकी और सामाजिक मानदंडों के कारण उद्भव होता है। जैसा कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, साथ साथ मौसम के फूल और पाठ बदलते हैं, वैसे ये होना स्वाभाविक है और स्वीकार करने में ही समझदारी है। क्योंकि हमारे जमाने में एक साइकिल भी महा मुसीबत से मिलती थी, जबकि आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर उतनी ही आसानी से मिल जाते हैं। और जरूरी भी है क्योंकि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी का युग है। बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि समाज समय के साथ बदलता रहता है और इसी बदलाव का सबसे स्पष्ट रूप हमें पीढ़ियों में अंतर के रूप में दिखाई देता है। एक ही परिवार में दादा दादी, माता पिता और बच्चों के विचार, आदतें और जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। यही अंतर पीढ़ियों में अंतर कहलाता है। पुरानी पीढ़ी ने अपने जीवन में संघर्ष, सीमित संसाधन और सादगी को देखा है। उनके लिए अनुशासन, परंपरा और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वे मानते हैं कि जीवन में स्थायित्व और अनुभव से ही सफलता मिलती है। दूसरी ओर नई पीढ़ी तकनीक, इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं के बीच बढ़ी हुई है। उनके विचार अधिक स्वतंत्र, खुले और प्रयोगशील होते हैं। वे अपने करियर, जीवन शैली और रिश्तों में अपनी पसंद को प्राथमिकता देते हैं। इस अंतर का सबसे बड़ा कारण तकनीकी विकास है। आज का युवा मोबाइल, सोशल मीडिया और वैश्विक जानकारी से जुड़ा है, जबकि पुरानी पीढ़ी के लिए सब नया और कभी-कभी कठिन भी होता है। इसी कारण संवाद का तरीका बदल गया है। जहां पहले आमने सामने बातचीत होती थी, वहीं चैट और कॉल से बातचीत होती है। और हमारे साथी लिखते हैं कि पीढ़ियों का अंतर मतलब हमें जो माँ बाप से विरासत में मिला उसे हमने कितना आत्मसात किया, या हमने जो किया हमारी औलादें उसी ढर्रे पर चल रही हैं या अलग जा रही हैं। ये निर्भर करता है हमारी सोच और संस्कारों पर। हम अपने माता पिता की जितनी आज्ञा हमने मानी है, जितनी सेवा की, वो हमारे बच्चों ने देखा है, लेकिन वो हमारी ना आज्ञा मान रहे हैं आज की तारीख में, ना सेवा कर रहे हैं। उसका कारण शिक्षा तो है ही, हमारी खुद की लापरवाही भी रही है। हम पैसे कमाने की धुन में वो संस्कार नहीं दे पाए जो अब भुगत रहे हैं। यहाँ ही 2 पीढ़ी में कितना अंतर आ गया है। पिताजी का नाम एक प्रकांड विद्वान पंडित का था, तो हम वो तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे बच्चे हमसे भी अलग जा रहे हैं। कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव सामने साफ दिख रहा है। बिल्कुल वही एक श्रोता ने लिखा है कि ये तो स्वाभाविक तथ्य और अंतर ही परिवर्तनशीलता का द्योतक भी है। हम अपने इस परिवर्तनशील प्रकृति के अधीन रहते हुए हैं, किंतु पीढ़ियों का अंतर प्राकृतिक हर एक के जीन्स के अतिरिक्त तत्कालीन परिस्थितियों के साथ ही परिवेश पर भी निर्भर करता है। ये दृष्टिकोण से कहा भी जा सकता है कि जैसा बांस बसोरा वैसा सूप दौरा। और हमारे साथी लिखते हैं कि हम लोगों ने पिछले 60-70 वर्षों पहले की पीढ़ी देखी और आगे की पीढ़ी भी देख रहे हैं, और अपने बच्चों पीढ़ी के अंतर्गत एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के विचारों और दृष्टिकोणों का अंतर है। ये अंतर विश्वासों, राजनीतिक, भाषा, कार्य, जनसांख्यिकी और मूल्यों से संबंधित हो सकते हैं। ये अंतर गलतफहमी, असहमति, अंतर पीढ़ीगत संबंधों में कठिनाई पैदा कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में लगभग 90 साल की हमारी सास है। सबसे छोटा बच्चा जो अभी 2 साल का है। इस बीच 4 पीढ़ियां हैं। सभी बड़े खाने पीने और स्वास्थ्य की चिंता करते रहते हैं। कभी कभी बच्चे नाराज भी होते हैं। जब शोर मत करो, बच्चों पर हम नाराज होते हैं, सोने दो। हम सभी बहुएं खाना बनाने में लगी रहती हैं जैसी फरमाइश आती है। बड़े बच्चे अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहते हैं, छोटे बच्चे हमेशा मस्ती में रहते हैं। हमारे यहाँ सभी उम्र के लोग हैं और सभी के अपने अपने अंदाज हैं। यही संयुक्त परिवार का मजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज एक साथी और लिखते हैं कि आज के दौर में 2 अलग अलग पीढ़ियों, जिसे मिलेनियल्स और जेन जी कहा जा रहा है, के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान, समझ और तालमेल होना सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि हर पीढ़ी का जन्म अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों में होता है, इसके लिए उनके मूल्य और व्यवहार में अंतर होना स्वाभाविक है। पुरानी पीढ़ी के अनुभव और नई तकनीक में संतुलन रखें। पुरानी पीढ़ी नई तकनीक से सीखे और नई पीढ़ी पुराने अनुभवों का सम्मान करे। बहुत अच्छी सी बात लिखी रखी है। तो इसी के साथ हम लोग गीत सुनते फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। करो बात, करीब आ जाओ। दूर रह कर न कर
मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब आ जाओ। हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जा। चलिए, तो मंजरी बहुत खूबसूरत गीत हमने सुना, जिंदगी भर का है अब साथ करीब आ जाओ जी। अब हम लोग आ गए हैं सखी विशेष के पास, करीब आ गए हैं जी। और हमारी आज की सखी विशेष में हम बात करने वाले जसवंती बेन जमुना दास पोपट जी के बारे में। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ की सह संस्थापक जसवंती बेन जमुना दास पोपट का जन्म 1930 में हुआ और वे गुजरात के एक छोटे से गाँव से थी। मुंबई की 7 गुजराती महिलाओं ने सोचा क्यों ना एक स्थायी आजीविका के लिए एक उद्यम शुरू किया जाए। ये 7 महिलाएं थी जसवंती बेन, पार्वती बेन रामदास थुडानी, उजमा बेन नारायण दास कुंडालिया, बुन बेन तन्ना और लघु बेन अमृतलाल गोकानी और जय बेन वी विठलानी और दिवाली बेन लुक्का। ये हमारी इनकी 7 फ्रेंड्स थी जिन्होंने मिलकर के काम किया। हाँ। और उन्होंने इसके लिए कुछ रुपए उधार लिए और पापड़ बनाने की आवश्यक सामग्री खरीदी और 1959 को 1959 को वे अपनी इमारत की छत पर इकट्ठा हुई और तब वे गिरगांव में रहा करती थी और वहां से उन्होंने कुछ पापड़ के पैकेट बनाए और उन्हें भुलेश्वर के व्यापारी के पास उन्होंने उसको रखाया बेचने के लिए। और उन्होंने तय किया था कि वे इसके लिए किसी से दान या मदद नहीं मांगेंगी, भले ही संगठन को नुकसान हो। बिल्कुल उनके मार्गदर्शक बने छगनलाल पारेख, जो छगन बापा के नाम से जाने जाते थे। शुरू में वे 2 गुणों वाले पापड़ बना रही थी। छगनलाल जी ने राय दी कि गुणवत्ता से समझौता नहीं करें, एक मानक तय करिए और लेखा जोखा बनाए रखने पर ध्यान दिए। आप ध्यान दें। फिर उसमें कुछ और लड़कियां शामिल हुई और उनकी संख्या 25 महिलाओं की बन गई। व्यवसाय से जुड़े बर्तन, चूल्हा, अलमारियां सभी खरीदे गए। पहले साल इस संगठन की बिक्री 6,196 रुपए हुई और इसे पापड़ पड़ोसियों को, जो टूटे हुए पापड़ थे वो पड़ोसियों में बांट दिए गए और वर्षा के मौसम में व्यापार भी थोड़े समय के लिए बंद करना पड़ा था। और मंदाकिनी जी, समाचार पत्रों वगैरह में भी उनके खूब प्रचार प्रसार होने लगे और महिलाओं की संख्या भी बढ़ के 300 के आसपास हो गई। और उसके बाद इस पापड़ का नाम रखने के लिए धीरज बेन रूपालेन ने लिज्जत पापड़ का नाम रखा और इस तरह इस संगठन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा गया। और इसकी बिक्री बहुत हुई और 1966 में इसका पंजीकरण हुआ। इसे ग्राम उद्योग के रूप में भी मान्यता दी गई। और महाराष्ट्र के बाहर पहली शाखा 1968 में गुजरात के वालोड में स्थापित की गई थी। और
जहाँ पर बहुत सफलता मिली और इसके साथ ही इन लोगों ने खाकरा, मसाला, वड़ी, गेहूं का आटा, बेकरी उत्पाद जैसे अन्य उत्पादों का उत्पादन भी शुरू किया था। और 1996 में मुंबई में 50वीं शाखा का उद्घाटन हुआ, यानी बीच में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे कार्यालय भी खोले और प्रदर्शनी मेलों में उनके सामानों की बिक्री हुई और इसकी प्रसिद्धि घर घर होने लगी। और आपको याद होगा ना मंदाकिनी जी, जो खरगोश वाला विज्ञापन, खुर्रम लिज्जत पापड़ था, बिल्कुल याद है और बड़ा अच्छा लगता था। हम उसकी नकल भी किया करते थे और इसमें एक प्यारा सा खरगोश बोलता था। तो जसवंती बहन के लिए, अन्य महिलाओं के लिए ये आत्मनिर्भरता का एक नया मार्ग था। उन्होंने रोजगार दिलाया, सशक्त बनाया कई महिलाओं को और महिला सशक्तिकरण और लगन का एक आदर्श उदाहरण लोगों के सामने पेश किया। आज इसमें 45,000 महिलाओं से अधिक रोजगार से जुड़कर बहुत सारी महिलाएं जो है इसमें लाभ प्राप्त कर रही हैं। सबसे खास बात यह है कि ग्रामीण महिलाएं हैं जो अशिक्षित हैं लेकिन कुशल हैं और उन्हें इससे जुड़ने का अवसर मिला है। और आज ये पापड़ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाया करता है। और 2021 में भारत सरकार द्वारा आपको भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री भी प्रदान किया गया। तो जसवंती बेन ने साबित कर दिखाया कि महिलाएं अपने कौशल से एक उद्योग स्थापित कर सकती है। जसवंती बेन ने एक लंबी आयु तक इसमें काम किया और उनका निधन 21 सितंबर 2023 को हुआ था। अपनी बड़ी उम्र में भी वो इस उद्योग को संभालती रहे। उनके योगदान को हम बहनों से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, हम बहनों को उनसे सीख लेनी चाहिए, बहनों को उनसे कि किस तरह से हम अपने व्यवसाय को इतने बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई, ओ मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई। जाने क्या सोच कर आप शर्मा गई, जाने क्या सोच कर आप शर्मा गई। मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई, ओ मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई। किसने दिल में मेरे छेड़ा खुशी का तराना, जादू जगा के किसने बदला ना जाने मेरा फसाना। मारा रे ऐसा दिखाती रे नजर, हारा रे मैं तो अपना दिलो जिगर बन गया मैं किसी का निशाना। एक बाकी अदा दिल को तड़पा गई, एक बाकी अदा दिल को तड़पा गई। मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई, ओ मेरी दुनिया में जैसे बहार आ गई। जी, तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जो है देखिए कितने प्यारे तरीके से अपनी बात हमारे सामने रखी है। हमने एक मुहावरा दिया था उन्हें, क्या दिया था? जितनी चादर उतने पैर फैलाना, ये हमने दिया था। तो हमारे साथियों ने लेकर भेजा है कि चादर देखकर पैर फैलाना मतलब आपके पास जितना साधन उपलब्ध है उतना ही प्रयोग करना, या आपकी जितनी आमदनी उतना ही खर्च करना। अक्सर लोग ज्यादा खर्च कर देते हैं, जितने उनकी आमदनी नहीं उतना खर्च मना कर देते हैं, फिर वो बाद में पछताते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए। आपका जितना बजट है, जितनी आपकी आमदनी है, उस हिसाब से कुछ बचाइए और कुछ खर्च कीजिए। बिल्कुल, एक श्रोता लिखते हैं कि जितनी चादर उतने पैर फैलाना, बिल्कुल ही सही कथन है। सबसे बड़ी बात यह है कि मालूम होते हुए भी कई लोग ये गलती करते हैं। उदाहरण दिया, मेरे एक रिश्तेदार ने कर्ज लेकर घर बनवाया,
सभी सुख सुविधा उन्होंने जुटाई, परंतु सही समय पर कर्ज लौटा नहीं पाए और नतीजा वो घर बेचकर लिया हुआ कर्ज चुकाना पड़ा। इसलिए हमें पुराने उदाहरणों से सबक लेना चाहिए। मैंने भी सबक लिया और 265 गज प्लॉट पर मैंने उतना ही कंस्ट्रक्शन कराया जितना हम रह सके, क्योंकि बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल की महंगी फीस का खर्चा भी उठाना था। अभी अपनी जेब के अनुसार ही कंस्ट्रक्शन का कार्य कराता रहता हूँ। बस सभी से यही कहूंगा कि किसी भी गलत सलाह पर काम नहीं करिए, जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाइए। हमारे साथी लिखते हैं कि जितनी चादर उतना ही पैर फैलाना, ये एक हिंदी लोकोक्ति है। इसका मतलब है अगर चादर से पैर बाहर निकल गए तो मच्छर काटने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे अपनी आय या आय के संसाधनों से के मर्यादा के बाहर खर्च करते हैं तो आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। इस मुहावरे से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी आय से अधिक खर्च ना करें, जिससे भविष्य की कोई आर्थिक संकट से आप बचा जा सके। भविष्य में कोई भी संकट आता है तो बचा जा सके। बिल्कुल सही। एक श्रोता लिखते हैं कि तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। रहीम की ये नीतिगत कथन अपनी क्षमता, सामर्थ्य या आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। रजाई चादर जितनी लंबी हो उतनी पैर फैलाने चाहिए, अन्यथा रजाई से बाहर पैर आएंगे तो ठिठुरेंगे। इसी तरह अपनी आमदनी या ताकत देखकर ही इच्छा या काम करने चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। ये नीति कथन संतोष, समझदारी और अपनी स्थिति के अनुसार जीने की सलाह देता है, पर सिर्फ ये संपत्ति के मामले में ही नहीं है बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता पर भी लागू होता है। बिल्कुल सही कहा, जितनी ताकत है उतना ही काम करिए। बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि जितनी चादर इतने ही पैर फैलाना, ये कहावत व्यवहारिक रूप से मनुष्य को सिखाती है कि अपनी आमदनी से संभल कर खर्च करें। सामाजिक व्यवहार में भी जितनी पहुंच हो इतना काम करें, इससे कोई बोझ और चिंता नहीं होती। दूसरे के दिखावे में कर्ज लेकर के कोई काम करने से मुश्किलें बढ़ती हैं और सुकून चला जाता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी हमारे साथियों ने। मंदाकिनी जी, इसी के साथ हम लोग एक गीत सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। ओ दूर से तेरा दीवाना आया है, रुक जाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। जब हमको छू लिया तुमने, आज सुनते हो क्या किया तुमने। आज कहो कहो। जब हमको छू लिया तुमने, अरे हो सुनते हो क्या किया तुमने। आज कहो कहो। यूं लगे हैं मिलके तन मन में हल्के हल्के, जैसे तेरा खुमार छलके। ओ हाथ जो लग जाएगा छलकेगा पैमाना। सजन मेरी आंखों में तेरा ही अफसाना। तो मंजरी, आज तो हम पीढ़ियों की बात भी कर रहे हैं, अपने बचपन की बात भी कर रहे हैं और बचपन में आइसक्रीम और कुल्फी की यादें ताजा हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ताजा करने वाली हो तुम। बिल्कुल। हमारे संदेश इतने प्यारे से हैं कि बस मन मान नहीं रहा है। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज बचपन की वो बर्फ वाली कुल्फी की यादों की बात करें तो हमें वो स्वाद आज की महंगी आइसक्रीम में नहीं मिलता है, क्योंकि आज जितनी तरह की आइसक्रीम और जितनी आसानी से मिल जाती है और आज के माता पिता जितनी सहजता से बच्चों को दिला देते हैं, उतना आसान हम लोगों के बचपन में नहीं था। मेरे पिताजी बर्फ वाली कुल्फी खाने नहीं देते थे, लेकिन माँ पिताजी की अनुपस्थिति में दिला देती थी। उस समय तो सिर्फ बर्फ वाली कुल्फी या मशीन से कद्दूकस किया हुआ बर्फ जो पलाश के पत्तों पर क्रीम से बने रंगों से डालकर बेचा जाता था, और वो भी सिर्फ 5 पैसे की। अगर नानी दादी के गांव में है तो एक छोटे से कटोरे भर के कोई भी अनाज दे दो तो कुल्फी वाला खुशी खुशी 3-4 कुल्फी तो दे ही देता था, और नानी दादी के हाथ से दिया गया अनाज के साथ सिर्फ
कुल्फी नहीं बल्कि दादी और नानी का वो निस्वार्थ प्रेम की मिठास उस कुल्फी या पत्ते में मिले बर्फ में घुली होती थी। इसलिए हम जैसों की उम्र वाले उस साधारण सी रंग बिरंगी कुल्फी का स्वाद अब महंगी से महंगी आइसक्रीम से कभी नहीं मिल सकता। इन्होंने बहुत सही कहा है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन के आइसक्रीम की यादें सिर्फ स्वाद नहीं होती, वो एक पूरा एहसास होती है। धीरे धीरे पिघलती ठंडक और साथ में घुलती खुशियां। गर्मियों की दोपहर में जब दूर से ठेले वाले की आवाज आती है कुल्फी ले लो, तो दिल अपने आप दौड़ पड़ता था। जेब में कुछ सिक्के हो या न हो, उम्मीद हमेशा रहती थी कि आज तो मिलेगी ही। मिट्टी के छोटे मटके में जमी हुई मलाई वाली कुल्फी, ऊपर से हल्का सा बर्फ का धुआं और वो लकड़ी की स्टिक पकड़कर धीरे धीरे चाटना, जैसे ही समय रुक जाता था। कभी संतरे वाला बर्फ का गोला, कभी चपटी रंग बिरंगी चुस्की, जीभ भी रंग लाती थी और चेहरे पर मुस्कान भी। घर लौटते वक्त मम्मी की डांट खाते थे, फिर ठंडी चीज खा ली, लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी। दोस्तों या भाई बहनों के साथ मिलकर एक बाइट बांटना, जल्दी जल्दी खाना ताकि पिघल न जाए, और फिर आखिरी टुकड़े के लिए छोटी सी लड़ाई। यही तो असली मजा था। और लिखते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। आइसक्रीम और कुल्फी या बर्फ के गोले वाला की रेडी की घंटी की आवाज सुनकर हम दौड़े दौड़े चले आते थे। आए हुए कोई मेहमान जब विदा होते थे, उस वक्त हमारे हाथ में 1 रुपया या अधिक रकम दे जाते थे, उसे हम बचा कर रखते थे और वो इस काम आ जाती थी। बिल्कुल सही बात करी, ये यादें ताजा हो गई। बिल्कुल सही कहा। और ये कहते हैं कि बचपन की आइसक्रीम वाली बात ही कुछ और थी। लगता है फिर से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बचपन की यादें तो हमेशा ताजा रहती है, आइसक्रीम की यादें तो और भी खास होती है ना। वही श्रोता लिखते हैं कि भाई बचपन की गर्मी के दिनों में आइसक्रीम वाले साइकिल पर आइसक्रीम लेकर गांव-गांव टहला करते थे और जौ गेहूं देकर हम बच्चों को लाल पीले नीले रंग की सीके में लगी बर्फ के गोले और आइसक्रीम मिला करती थी। कुल्फी वाले भी आते थे और डिब्बे में ठंडी दूध की भांग और मिले दूध की कुल्फियां लोग अपने पसंद के हिसाब से लेते थे। और आइसक्रीम के बॉक्स वाले भी आते थे, लेकिन अब तो शहरों में बड़े बड़े मॉल्स हो गए हैं, काउंटर खुल गए हैं, जब 12 महीने आइसक्रीम मिलती है, लेकिन वो वाली कुल्फी नहीं दिखती जो बचपन में हम खाए करते थे। और एक लिखते हैं कि बचपन की आइसक्रीम तो याद है, क्योंकि वो एक ऐसी मलाईदार और स्वादिष्ट नहीं होती थी। साइकिल पर बक्सा बांधकर भोभू बजाते आइसक्रीम वाला गाढ़े रंग की कड़ी वाली आइसक्रीम लाता था। सब कटोरे में चावल गेहूं भर के लाते थे और अंदाज से वो 3-4 उसी कटोरे में रख देता था। तो घर जाकर भाई बहनों में लड़ाई होती थी और नाच कर उछल कूद कर खाते, खुश होते थे। युग बदला, तरक्की हो गई। आज की आइसक्रीम में हमारे ज़माने की आइसक्रीम से ज़मीन आसमान का अंतर है, बनावट और स्वाद दोनों में। शहरों में तो बीबी बच्चों संग स्पेशल आइसक्रीम खाने का प्लान बनाते हैं और मॉडर्न फूड कोर्ट बने हैं जहां वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। और सही बात है, जो एक याद होगा आपको, दूध की आइसक्रीम होती थी, उसमें लंबी लंबी गरी की पतली पतली सी कतरन चिपकी रहती थी, तो वो भी बड़े मजेदार होती थी। और बिल्कुल ऑरेंज वाली आइसक्रीम की डंडी में वो बहुत मजा आता था। जी मंजरी, सबसे बड़ी बात ये मुझे अभी याद आई है ये बात कि उस समय हमने कभी ये नहीं सुना कि अच्छे पानी की आइसक्रीम नहीं है, आप बीमार पड़ जाओगे। आज बात बात पर हम हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन उस समय में कभी उन कुल्फियों को खाकर बीमार भी नहीं पड़ते थे। नहीं, क्योंकि खेलते कूदते वो हजम हो जाती थी। आजकल वो इम्यूनिटी इतनी मजबूत हुआ करती थी कि वो गाड़े वालों की आइसक्रीम, कुल्फाराम की आइसक्रीम खाया करती थी, रोज खाते थे हम। बिल्कुल। और वो छत्ते रोज खाया करते थे, लेकिन बजाले कभी बीमार पड़े हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन की वो बर्फ वाली कुल्फी की यादों की बात करें तो हमें वो स्वाद आज की महंगी आइसक्रीम में नहीं मिलता, क्योंकि आज की आइसक्रीम जितनी आसानी से मिल जाती है, आज के माता पिता जितनी सहजता से बच्चों को दिला देते हैं, उतना आसान हम लोगों के बचपन में नहीं था। मेरे पिताजी बर्फ वाली कुल्फी नहीं खाने देते थे, लेकिन मैं फिर भी खाता था और 3-4 कुल्फी तो खा ही लेता था। नानी दादी के हाथ से कभी मिल जाती थी, कभी कैसे, वो मुझे बहुत पसंद आती थी। और इसी तरह लिखते हैं कि बचपन की आइसक्रीम वाली बात कुछ और ही थी। लगता है फिर से आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। बचपन की यादें तो हमेशा ताज़ा रहती हैं, आइसक्रीम की यादें तो और भी ख़ास होती हैं। भाई आप सबके इतने अच्छे प्यारे प्यारे से संदेश हैं कि लग रहा है कि क्या क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ऐसी हालत हो रही है हमारी। और लेकिन अब हम एक गीत सुनवा देते हैं। जी कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है हो। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए हैं। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ऐसे न देखो हंस कर हमको, कुछ हो जाता है तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल खो कर दिल मिलता है, अब हमसे क्या पर्दा है। जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, हाँ कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आँखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फें, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए, हाँ कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या ना माने, जो कल तक थे। तो मंत्री, हमें भी हमारे सखी और सखा बहुत ही जान से प्यारे हैं, लेकिन बिल्कुल। वक्त अब इजाजत नहीं देता है कि हम उनसे और बातचीत करें। बिल्कुल। तो है ना? लेते हैं सभी से विदा। सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।